नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अभी आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हर राज्य की सबसे सटीक, सबसे पहले खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। और अभी बड़ी खबर आ रही है वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर, जहां देश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। एफआईआर पर आज भी संसद में हंगामा हो सकता है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्ष के सांसदों ने आज भी संसद भवन परिसर के सामने प्रोटेस्ट किया। हाथों में पोस्टर लेकर मीनाक्षी ये प्रोटेस्ट करते सांसद नजर आए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी प्रोटेस्ट में शामिल हुई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग आज बिहार का ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को जारी करेगा। इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर भी अपलोड करेगा। लेकिन उससे पहले संसद के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। विपक्षी सांसद किस तरह से एसआईआर के मुद्दे पर डे 1 से ही, मानसून सत्र की शुरुआत से ही इस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार के सभी 38 जिलों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सदन की सीट पर बैठे हैं, मान्य सदस्य का हक है, अधिकार है। आप इस तरीके से नारेबाजी तख्तियों से मान्य सदस्यों का अधिकार नहीं छीन सकते। ये गलत तरीका है, गलत आचरण है, गलत व्यवहार है आपका। बालू जी, आप वरिष्ठ सदस्य हो, आपको ये उचित लगता है क्या? आप संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए आपको। आप इतने वरिष्ठ सदस्य होने के बाद भी आप इस तरीके का व्यवहार करें, तख्तियां लेकर आए, नारेबाजी करें, मान्य सदस्य उचित नहीं है। हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है तो प्रश्न को उठाना देना पड़ेगा, जवाबदेह सरकार की तय होगी। आप इशारा कर रहे हो सदस्यों को भेजने का, बालू जी। मान्य सदस्य, मेरा रोज आपसे आग्रह रहता है कि आप सदन की कार्रवाई को चलने दें। मान्य सदस्यों के प्रश्नकाल के समय प्रश्न उठाने दें। लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनको पूरा होने दें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में भी अपनी बात को कहें। नारेबाजी करने से, तख्तियां लहराने से आप जनता की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं। जनता ने आपको सदन में अपनी बात को कहने का, अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अवसर दिया है। ये इतने बड़े अवसर को आप नारेबाजी और तख्तियों से मत गवाओ। बैठिए। मैंने पहले भी कहा था, तख्तियां नारेबाजी से करेंगे तो सदन नहीं चलेगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की संसदीय कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, एक बार वहां भी आपको लिए चलते हैं। Sir, with your kind permission, I rise to announce that the government business during the week commencing Monday, the 4th August 2025, will inter alia consist of 1. Consideration of any items of the government business carried over from today's order paper. It contains discussion on resolution seeking approval. तो राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई। राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई एफआईआर पर लगातार हो रहे हंगामे के बीच में दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। हालांकि आपने शुरुआत में देखा, जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई संसद के बाहर की तस्वीरें, वहां पर विपक्षी सांसद तख्तियां लेकर प्रदर्शन करने एसआईआर के मुद्दे पर पहुंचे थे। और जब कार्यवाही शुरू हुई लोकसभा और राज्यसभा की, तो लोकसभा में भी विपक्षी सांसदों की तरफ से लगातार हंगामा हो रहा था। बार बार स्पीकर ने अनुरोध किया कि ये एक बड़ा कीमती मौका है जो आपको बतौर सांसद मिला है। आप संसद में आ रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को यहाँ प्रश्नकाल के वक्त उठा रहे हैं। और ऐसे में इस प्रश्नकाल को जाया मत जाने दीजिए। ये मौका है प्रश्नों को पूछने का, बातचीत को आगे बढ़ाने का। इस तरह से हंगामा मत कीजिए। लेकिन विपक्ष की तरफ से हंगामा रुका नहीं, लगातार होता रहा। बार बार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से अपील की गई, लेकिन उसके बावजूद विपक्षी सांसद एसआईआर के मुद्दे पर सदन में हंगामा करते रहे, जिसके बाद आखिरकार आज 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही इस वक्त जारी है।
एसआईआर पर भी क्योंकि संग्राम हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर एसआईआर पर जो ड्राफ्ट वोटर सूची है उसे अपलोड किया जाएगा। 25 जुलाई को इसका पहला चरण शुरू हुआ। 7.24 करोड़ वोटर्स का वेरिफिकेशन किया गया। इसके बाद 1 अगस्त यानी कि आज दूसरे चरण का ये दिन है। आज ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी और 1 सितंबर तक यानी कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक वो लोग जिनका नाम इस सूची में नहीं है अपना नाम शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं वो बाकायदा अपने अपने जिलों के रजिस्टर्ड पार्टीज को फिजिकल, इसके अलावा डिजिटल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की कॉपी देंगे और अगर पॉलिटिकल पार्टीज को किसी तरह की आपत्ति है नाम जोड़ने या नाम हटाने को लेकर तो वो भी आवेदन दे सकते हैं फॉर्म भरने के बाद। 30 सितंबर को चौथा चरण होगा जब फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उसके बाद किसी तरह का कोई बदलाव इस सूची में नहीं होगा। दरअसल ये पूरा हंगामा शुरू हुआ है बिहार में 22 साल बाद हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर। बिहार में जब एफआईआर का काम शुरू हुआ तब उस वक्त बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे, लेकिन जब वोटर लिस्ट रिवीजन का काम शुरू हुआ तो 7 करोड़ 24 लाख वोटर्स ही मिले, यानी कि 65 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में था, उनका नाम कट गया क्योंकि इसमें 22 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। 7 लाख वोटर्स के नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज है, जबकि 36 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो या तो पलायन कर गए हैं या वो चुनाव आयोग की टीम को मिले ही नहीं। इससे लेकर ही बिहार में ये सियासी संग्राम है। तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा इलेक्शन कमीशन ने दिया है 700 से भी अधिक पन्नों का, उनमें कहीं भी बाहरी फॉरेनर्स विदेशी मूल के लोगों का कहीं भी जिक्र नहीं है। ना ही कल के प्रेस नोट में अगर कैटेगरी वाइज देखें, मरने का है, शिफ्ट करने का है, बाहर रहने का है, अनुपस्थित होने का है, लेकिन कहीं भी वो नहीं। तो ये पूरी तरीके से अब हमको लगता है कि वोटर्स जो हैं वो सरकार चुनती थी, वोटर्स सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर्स को चुन रही है। यही काम इलेक्शन कमीशन के जरिए ये कराया जाए। उनको तकलीफ है कि अवैध लोगों को क्यों नहीं वोट डालने दिया जा रहा है। डूब करके मर जाओ, देश बचेगा तभी पार्टियां बचेगी। अगर आपको पूछना है तो जाएं इलेक्शन कमीशन से जाकर के समय लें सारे गठबंधन। तो एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष बिहार से लेकर दिल्ली तक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है और रक्षाबंधन के बाद आरजेडी की तरफ से एक रैली भी निकाली जाएगी जिसमें राहुल गांधी के शामिल होने की भी बात सामने आई है। वहीं अब बात लालू यादव एंड फैमिली की कर लेते हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ऐसा बयान दिया है जिससे दोनों भाइयों के बीच की दरार अब साफ नजर आने लगी है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को चैलेंज दिया, कहा अगर तेजस्वी वाकई खुद को अर्जुन मानते हैं तो मेरी तरह बांसुरी बजाकर दिखा दें। तेज प्रताप ने ये बयान महुआ विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान दिया। तेज प्रताप ने बतौर निर्दलीय महुआ में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। वहां उन्होंने अपने छोटे भाई के बारे में क्या कहा, आप खुद सुने। तेजस्वी को अगर अर्जुन माना था तो अर्जुन माना था। अगर तेजस्वी भी बोल रहा है कि हम अर्जुन है तो तेजस्वी को मुरली बजा के दिखाए, तेजस्वी तो मान जाके हम अर्जुन है उत्तर सुना। तो ये नाराजगी अब छोटे भाई की तरफ खुल कर सामने आ रही है। उन्होंने इस रैली में प्रचार के दौरान महुआ में क्या कहा, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। अर्जुन अर्जुन का क्या रिश्ता नहीं रिश्ता बताने का जरूरत नहीं है। तेजस्वी को अगर अर्जुन माना था तो अर्जुन माना था। अगर तेजस्वी भी बोल रहा है कि हम अर्जुन है तो तेजस्वी को मुरली बजा के दिखाए, तेजस्वी तो मान जाके हम अर्जुन है उत्तर सुना। मुरली बजाने की बात कह रहे हैं और खुला चैलेंज अपने छोटे भाई को दे रहे हैं।
लालू यादव ने जब से तेज प्रताप को पार्टी से निकालने का ऐलान किया तो तेज प्रताप लंबे समय तक पहले तो अंडरग्राउंड रहे, उसके बाद वो सामने आए और धीरे धीरे अपनी नई सियासी पारी में जुट गए। पहले उन्होंने महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, फिर बदला हुआ उनका टोपी और झंडे का कलर सामने आया, फिर टीम तेज प्रताप के बारे में भी पता चला। महुआ में प्रचार के दौरान तेज प्रताप ने खुद को मौका देने की अपील की। लालू यादव का नाम लिया, तेजस्वी को ये चैलेंज दिया तो महुआ के मौजूदा आरजेडी विधायक मुकेश रोशन को बहरूपिया करार दे दिया। आइए बात करते हैं पटना में छिड़े हुए घमासान की। पटना एम्स में बदसलू की मारपीट को लेकर अब डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी बड़ी खबर आ रही है, डॉक्टर्स की तरफ से हड़ताल की चेतावनी दी गई है। डॉक्टर और अस्पताल का स्टाफ इस वक्त नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहा है। विधायक चेतन आनंद से माफी की मांग पर अड़े हुए हैं। एमएस से मिलकर ज्ञापन देने ये जा रहे हैं। डॉक्टर्स का दरअसल आरोप है कि जान से मारने की धमकी दी गई। हथियार लेकर अस्पताल के अंदर आए लोगों ने उन्हें धमकी दी। डॉक्टरों ने विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी के खिलाफ केस रजिस्टर कराया है। अभी एम्स के अंदर ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। मरीजों को जाहिर सी बात है परेशानी हो रही होगी। डॉक्टरों ने यह ऐलान किया है कि जब तक विधायक चेतन आनंद से माफी नहीं मांगते हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे और सुरक्षा की लगातार ये मांग पर अड़े हुए हैं। पटना में एम्स अस्पताल में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर आ गए हैं डॉक्टर, और इनका कहना है कि विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी ने एम्स अस्पताल में उनके साथ जिस तरह से मारपीट की है उसको लेकर ये नाराज हैं और इसको लेकर सड़क पर हैं और माफी मांगने की बात कह रहे हैं। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज कर दी है। विधायक चेतन आनंद अपनी पत्नी डॉक्टर आयुषी के साथ एक मरीज को यहाँ पर देखने आई थी और उसी दौरान डॉक्टरों से उनकी बहस हुई और इसको लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। और देखिए एक बड़ा प्रदर्शन डॉक्टरों का, एम्स के डॉक्टर जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि डॉक्टर को माफी मांगनी पर क्या मांग कर सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं हम लोग। आप ये देखिए कि अपनी तो कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था, क्योंकि एम्स प्रशासन कोई भी आदमी एम्स के अंदर आके बंदूक दिखा के सोचता है काम करा लेगा। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन का इंसिडेंट हम एक प्रॉपर ऑफिशियल प्रेस रिलीज में आपको डिटेल करेंगे, लेकिन मोटा मोटा ये था कि विधायक जी आए, वो हमारे डॉक्टरों के साथ बदतमीजी करके गए और फिर आज हम देखते हैं कि रादर देन अपोलोजाइजिंग वो क्या कर रहे हैं, वो एक स्मीयर कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं कि डॉक्टरों ने मेरे साथ बदतमीजी की। उनका यही आरोप है कि जब वहां पर गए एक मरीज का प्लास्टर चढ़ा हुआ था, बावजूद खून निकल रहा था, तस्वीरें लेनी चाहिए, और इसी बात को लेकर डॉक्टर आदिल हैं वहां जो थे वो नाराज हो गए और बहस हो गई, धक्का मुक्की हो गई। ये नाम आपको किसने दिया? ऐसा तो कोई एफआईआर में विधायक जी नाम तो किसी का भी दे सकते हैं। क्या हुआ था उस दिन, आप लोगों को क्या जानकारी मिली? बताया जैसा नरेट किया गया है कि आया, हम आपको प्रेस रिलीज में ही बताएंगे। और इस वक्त नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त पटना एम्स से ही जुड़े हुए हैं। देखिए तस्वीरें हमने मारपीट के देखी और डॉक्टर्स की भी मांग गलत नहीं है, वो चाहते हैं कि उन्हें सिक्योरिटी मिले, उन्हें सुरक्षा दी जाए। इस वक्त वहां पर क्या माहौल है नीतीश? देखिए डॉक्टर जो है इस बात को लेकर काफ़ी नाराज हैं और एम्स अस्पताल परिसर में लगातार डॉक्टर जो हैं मार्च निकाल रहे हैं। हमारे ठीक पीछे आप देखिए काफ़ी संख्या में डॉक्टर जो जमा हैं और उनकी बातचीत अभी मेडिकल जो सुपरिंटेंडेंट हैं अस्पताल के उनसे हो रही है। काफ़ी संख्या में यहाँ डॉक्टर जमा है। उनका कहना है कि ऐसे माहौल में काम करना काफ़ी मुश्किल है। जब वो सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो आखिर इस माहौल में वो काम कैसे कर सकते हैं, और इसी बात को लेकर डॉक्टरों ने माफ़ी मांगने की बात कही है। उनका कहना है कि जब तक विधायक चेतन आनंद माफ़ी नहीं मांगते हैं तब तक वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और अस्पताल के कुछ हिस्सों में उन्होंने हड़ताल भी कर दी है। पूरी तरह से सेवा बाधित नहीं है, लेकिन कई जगहों पर उन्होंने अपनी जो सेवा है उसको रोक दिया है और इस कारण जो मरीज हैं वो वहाँ पर सड़कों पर वो भी हैं। और यहाँ पर आप देखिए ये बातचीत अभी चल रही है और इस बातचीत के बाद अभी आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया जाएगा कि आखिर आगे क्या रणनीति होगी। नीतीश, ये किसकी बातचीत चल रही है? डॉक्टरों का ये कहना है बिल्कुल, ये किसकी बातचीत चल रही है? इसके अलावा जो आरोप विधायक लगा रहे हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की। उन आरोपों में कितनी सच्चाई है?
जी हाँ, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और दोनों ने एफआईआर दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है और जो भी कार्रवाई होगी, उचित कार्रवाई होगी, वो की जाएगी। लेकिन यहाँ चूंकि डॉक्टरों का प्रदर्शन चल रहा है, डॉक्टर अपनी बात जो सुप्रिंटेंडेंट है उनके सामने रख रहे हैं कि वो हड़ताल पर क्यों जा रहे हैं और ये फैसला उन्होंने क्यों लिया है कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कई डॉक्टरों से मेरी बातचीत भी हुई, उनका कहना था कि बॉडीगार्ड के साथ आ गए थे विधायक और जिस तरह से वो बात करना चाह रहे थे, एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि जब कोई वीआईपी यहाँ पर आता है तो उसे किस प्रॉपर चैनल से आना है, उसका उन्होंने पालन नहीं किया और जिस तरीके से वहाँ पर बात की गई उसको लेकर डॉक्टर काफ़ी नाराज हैं और इसी बात को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन अभी चल रहा है। अब पुलिस दोनों पक्षों की जांच कर रही है। हालांकि विधायक का ये कहना है कि अपनी पत्नी जो कि पेशे से डॉक्टर ही हैं, डॉक्टर आयुषी, वो दोनों वहां पर गए थे एक मरीज को देखने जो अब देखिए ये समझौता कैसे होता है, क्योंकि इस लड़ाई में आम मरीज जो है उनके ऊपर सबसे बड़ा संकट पैदा होता है। नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अभी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां यूपी में समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला पर अब सियासी घमासान शुरू हो चुका है। सपा की पीडीए पाठशाला में सियासी अल्फाबेट पढ़ाए जा रहे हैं। यहां बच्चों को ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहब अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह और डी फॉर डिंपल यादव पढ़ाया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला शुरू की है। समाजवादी पार्टी नेता फरहाद आलम ने अपने घर में बकायदा पीडीए पाठशाला लगाई और इसका फ्लेक्स भी लगवा रखा है। दर्जनों बच्चों को इकट्ठा करके वो क्या पढ़ा रहे हैं वो आपके सामने है। सहारनपुर में लगी ये पहली पीडीए पाठशाला में फरहाद आलम छात्रों को ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अखिलेश पढ़ाते हुए नजर आए। जरा देखें ना, ये भी गजब की पाठशाला है। ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिंपल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव। तो क्या फिर एन फॉर नरेंद्र मोदी पढ़ाएंगे? शाला में बच्चों को कैसे पीडीए की एबीसीडी पढ़ाई जा रही है। ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर भीमराव अंबेडकर, सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डिंपल यादव और एम फॉर मुलायम सिंह यादव। एक बार फिर से सुनिए कैसे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और उन्हें दोहराने के लिए भी कहा गया। सुनिए। अब सपा नेता फरहाद आलम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वो बच्चों को ए फॉर अखिलेश यादव और डी फॉर डिंपल यादव पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके आगे उनकी गाड़ी फंस गई है। बच्चों को वो सही से एबीसीडी भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। सुनिए जरा। कुछ सजेशन फरहाद आलम जी को हम भी दे सकते हैं। एफ फॉर वो सोनिया गांधी पढ़ा सकते हैं, आई फॉर इंदिरा गांधी पढ़ा सकते हैं, राहुल गांधी पढ़ा सकते हैं, एन फॉर नरेंद्र मोदी भी पढ़ा सकते हैं। तैयारी पूरी नहीं की है फरहाद आलम जी ने। देखिए पीडीए की जो नई एबीसीडी सामने आई है वो तो आपने सुन ली, लेकिन अब इसे लेकर अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। अखिलेश यादव इसे अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने बाकायदा एक्सपर्ट ट्वीट कर लिखा,
स्कूल मर्जर का फैसला वापस लेना पीडीए पाठशाला आंदोलन की महाजीत है। शिक्षा का अधिकार अखंड होता है और रहेगा। शिक्षा विरोधी भाजपा की ये नैतिक हार है। पीडीए पाठशाला में ए फॉर अखिलेश पढ़ाए जाने पर उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। पीडीए स्कूल के बारे में ए फॉर अखिलेश पढ़ा रहे हैं सर, क्या कहें? तो क्या खराब पढ़ा रहे हैं? अगर नाम हमारा बदल दो, या फिर नाम तो नहीं बदला जा सकता। तो ए फॉर एप्पल पढ़ा? नहीं, ए फॉर एप्पल क्या है, आज से आम भी पढ़ा। चलिए अब बात देश की राजधानी में चल रही एक हाई लेवल मॉक ड्रिल की कर लेते हैं। आज दिल्ली एनसीआर में आपदा से बचाव के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। भूकंप और केमिकल रिसाव से बचने के लिए बचाव और रेस्क्यू का रिहर्सल किया जा रहा है। अस्पताल, स्कूल जैसी सार्वजनिक जगहों पर मॉक ड्रिल की जा रही है। दिल्ली में 55 जगहों पर मॉक ड्रिल इस वक्त हो रही है, जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां शामिल हैं। दिल्ली के कई हिस्सों में भूकंप और केमिकल रिसाव के खतरे को लेकर एक हाई लेवल ड्रिल आयोजित की जा रही है। आज पूरे शहर में सायरन बज रहे हैं। ये ड्रिल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के आदेश पर एनडीएमए की मदद से आयोजित की गई है। इसे सुरक्षा चक्र नाम दिया गया है। दिल्ली में आज सुबह से मेगा मॉक ड्रिल चल रही है। भूकंप आने पर रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास हो रहा है। केमिकल रिसाव होने पर रेस्क्यू कैसे किया जाएगा, इसकी भी प्रैक्टिस की जा रही है। 11 जिलों की 55 जगहों पर मॉक ड्रिल है। आपातकालीन सायरन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपदा के दौरान लोगों को बिल्डिंग से निकालने, उन्हें अस्पताल पहुंचाने की ड्रिल हो रही है। दिल्ली में पावर प्लांट्स में भी मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि केमिकल रिसाव और भूकंप जैसे हालात से निपटने की पूरी तैयारी की जा सके। दिल्ली के प्रगति पावर प्लांट से हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ की रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में बड़े बड़े पावर प्लांट हैं। अगर भूकंप आता है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। इस समय हम दिल्ली के प्रगति पावर प्लांट में मौजूद हैं। ये माना जा रहा है कि भूकंप आने से यहाँ पे 8 कैजुअलिटी हुई हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये एक केमिकल पावर प्लांट है। यहाँ पे केमिकल गैस होती है और अगर भूकंप आता है तो इससे यहाँ काम कर रहे लोगों की जान को खतरा हो सकता है। ये मान के कि 8 लोगों की कैजुअलिटी हुई और कुछ यहाँ पे जो है वो फंसे हुए हैं, इसलिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि दिल्ली फायर सर्विस की टीम, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट चुकी है। कॉल आया कि इस प्रगति पावर प्लांट से कुछ लोगों को नुकसान हुआ है। बिल्डिंग में जब भूकंप आया तो लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, उन लोगों को कैसे बचाया जाएगा, ये इस मॉक ड्रिल में किया जा रहा है। देखिए एक वर्कर है जो इसी पावर प्लांट में काम करते हैं और अंदर घुटन के कारण जब भूकंप आया तो गैस का रिसाव हुआ और घुटन के कारण जो वर्कर है वो बेहोश हो गया। उसको तुरंत अस्पताल ले जाने का काम किया जा रहा है। दिल्ली फायर सर्विस की टीम आई है जो पानी का छिड़काव कर रही है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिसाव हो रहा है। भूकंप के बाद जो बिल्डिंग हिली, पावर प्लांट में नुकसान हुआ, उससे केमिकल का रिसाव हो रहा है, इसलिए लगातार पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है और यहाँ पे बाकी अधिकारी भी मौजूद है जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो मॉक ड्रिल है वो किस तरीके से हो कि अगर एक्चुअल सिचुएशन आए, जब आपदा आए तो सभी टीमें आपदा की स्थिति में किस तरह से अपना बचाव करना है उसको लेकर टीमें जॉइंट ड्रिल कर रही हैं। दिल्ली एनसीआर में ये अब तक की सबसे बड़ी मल्टी एजेंसी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, उसकी ड्रिल है। इसके जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अगर भूकंप जैसे हालात पैदा होते हैं या भूकंप आता है तो उस स्थिति में क्या करना है, इसका भी अभ्यास किया जा रहा है। तो वहीं भूकंप के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी मॉक ड्रिल की जा रही है। समय हम दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद है, जहां पे डीडीएमए द्वारा अर्थक्वेक के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। टीम यहाँ पे कई मौजूद है। दिल्ली की एनसीसी की टीम मौजूद है, एमसीडी की टीम मौजूद है, दिल्ली सिविल डिफेंस की टीम मौजूद है, दिल्ली जल बोर्ड की टीम मौजूद है, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर डिपार्टमेंट भी इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बने हैं। दिल्ली की जो डॉक्टर्स की टीम है वो भी इस मॉक ड्रिल का हिस्सा है। उद्देश्य है अगर राजधानी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में आता है, तो यहाँ पे 4 मैग्नीट्यूड से लेके 7 मैग्नीट्यूड तक अर्थक्वेक
अर्थक्वेक आने का खतरा है। लक्ष्य रखा गया है कि अगर 6.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप राजधानी दिल्ली में आता है तो जो राहत बचाव की टीम है, आपदा प्रबंधन की टीम है, वो किस तरीके से एक्शन में आएंगी, किस तरीके से जो प्रभावित क्षेत्र है वहां मूव करेगी। ये मॉक ड्रिल ये भी देखने का एक तरीका है कि आपदा प्रबंधन की टीम कितनी तैयार है और कितनी जल्दी क्विक रिस्पांस दिया जाता है। यहाँ पे आपको एम्बुलेंस दिखाई देंगी क्योंकि राजधानी दिल्ली में संकरी गलियां हैं, इसलिए एक जो पहला लक्ष्य होगा वो होगा कि खुले मैदान में सारी टीमें जो हैं वो इकट्ठा होंगी और उसके बाद अलग अलग प्रभावित क्षेत्रों में जाएंगी। दिल्ली में 55 लोकेशन को चुना गया है और इन 55 लोकेशन में आज ये मॉक ड्रिल की जाएगी। दिल्ली के कई बड़े हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल, दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में भी ये मॉक ड्रिल की जाएगी। दिल्ली के बाजारों में ये मॉक ड्रिल की जाएगी। दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों में ये मॉक ड्रिल की जाएगी और धीरे धीरे अब यहाँ से ये टीमें रामलीला मैदान से उन 55 लोकेशंस पे निकल रही है जिन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित माना जा रहा है। दिल्ली में इससे पहले 2 बड़े भूकंप के झटके आए जिन्होंने दिल्ली को हिलाया और अब ये तैयारी है एक बड़े भूकंप से निपटने के लिए। ये माना जा रहा है कि दिल्ली में 6.9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आ सकता है और अगर इस तरीके की सिचुएशन होगी तो आपदा प्रबंधन की टीम कितनी तैयार होगी, कितना क्विक रिस्पांस दिया जाएगा, उसकी ये तैयारी है। उसके लिए ये मॉक ड्रिल